नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स पर। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट प्री 2025 के लिए विज्ञान विषय के आज तक के आए हुए सभी प्रश्नों को डिटेल से हम हल करने वाले हैं। यदि आपका सब्जेक्ट लेवल सेकंड साइंस मैथ है तो विज्ञान के आज तक के आए हुए 210 प्रश्न हम इस वीडियो लेक्चर में हल करेंगे और इनमें से 100% निश्चित है कि 2025 में जो आपका फरवरी में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है उसमें प्रश्न रिपीट होंगे। तो रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए रामबाण वीडियो आपका साबित होने वाला है। इससे पहले हमने संस्कृत के 720 प्रश्न, साइकोलॉजी के 360 प्रश्न और एसएसटी के 400 से अधिक प्रश्न हल करवा के आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम रीट 2012 के आए हुए साइंस के 30 क्वेश्चन, 2015 के आए हुए 30 क्वेश्चन, 2018 के आए हुए 30 क्वेश्चन, 2021 रीट के आए हुए 30 क्वेश्चन और 2022 में क्योंकि 3 शिफ्टों में पेपर हुआ था तो 30 + 30 + 30 90 क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर के 210 प्रश्नों का ये संग्रह रहेगा। बहुत डिटेल में हम हल करेंगे और निश्चित रूप से यदि आप पात्रता पास करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले 2022 के पेपरों से, फिर 2012 तक हम कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो लेक्चर की। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं लेवल 2 2022 फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को, सेकंड शिफ्ट के पेपर को हल करेंगे क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट L1 के लिए हुआ था, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट ये L2 का था। तो आपके 121 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे वहाँ पर रीट में। तो 121 से 150 तक ये साइंस के क्वेश्चन आपके रहेंगे पेपर में। तो 121वां प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? देख कर सीखना, रट कर सीखना, इनमें से सभी या करके सीखना। तो प्रयोगशाला विधि जो है लेबोरेटरी मेथड, वो करके सीखने के सिद्धांत पर बल देती है। तो यहाँ 121 में बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न 122वां कह रहा है निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा कौन सा है? यहाँ पर बात हो रही है साथियों संश्लेषित रेशे की। नायलॉन, ऊन, कपास या रेशम। देखिए, ये कपास, रेशम और ऊन जो है ये प्राकृतिक रेशों के उदाहरण हैं, जबकि नायलॉन जो है वो संश्लेषित रेशे के उदाहरण हैं। तो ए ऑप्शन आपका जो है वो सही रहेगा 122 में। 123वां प्रश्न कह रहा है पोटेशियम तत्व का प्रतीक चिन्ह क्या है? पोटेशियम आपको पता है आवर्त सारणी में जो है आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम ऐसा आप बोलते हैं, तो पोटेशियम आता है। तो पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? तो पोटेशियम को के द्वारा दर्शाया जाता है क्योंकि इसका जो लैटिन नाम है, इसका लैटिन नाम जो है वो केलियम होता है। लैटिन नाम क्या होता है? केलियम होता है, इसलिए इसको के द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहाँ डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे अगला प्रश्न है 124 नंबर, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये कक्षा 9 में रासायनिक सूत्र वाले दे रखे हैं। तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट का आपको रासायनिक सूत्र पूछा है, तो यहाँ सूत्र बनेगा ऑप्शन नंबर बी वाला। क्या बनेगा? AlNO3 का होल थ्राइस। क्या बनेगा? AlNO3 का होल थ्राइस, ये बनेगा एल्यूमिनियम नाइट्रेट का सूत्र। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। 125वां प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाने वाला इनमें से कौन सा है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन कैसे हैं, अन्न के कण भूसे का मिश्रण, अन्न कण तथा कंकड़ का मिश्रण, गीली मिट्टी और कंकड़ का मिश्रण, मिट्टी तथा पानी का मिश्रण। तो यहाँ राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए आपका, अन्न के कण और भूसे के मिश्रण को निष्पावन विधि द्वारा अलग करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक इंडिकेटर्स के बारे में पूछा है। किसके बारे में? इंडिकेटर के बारे में पूछा है। संश्लेषित सूचक कौन सा है? लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, हल्दी या फिनोप्थेलिन। तो प्यारे साथियों यहाँ राइट आंसर तो होगा फिनोप्थेलिन। देखिए, दो नाम आपको याद रखना है, एक तो फिनोप्थेलिन है ही और दूसरा नाम याद रखना है मेथिल ऑरेंज। ये कक्षा 10 में आपके मेंशन कर रखे हैं दो स्पेशली नाम। संश्लेषित सूचक कौन कौन से हैं? एक तो आपका फिनोल्फ्थेलिन हो गया
और दूसरा हो गया मेथिल ऑरेंज। बाकी लिटमस, गुड़ल की पंखुड़ियाँ और ये तीनों जो है ये आपके प्राकृतिक सूचक है। कैसे सूचक है? ये प्राकृतिक सूचक है। और संश्लेषित का मैंने आपको बता दिया फिनोल्फ्थेलिन और मेथिल ऑरेंज। तो यहाँ डी ऑप्शन जो है फिनोल्फ्थेलिन सही रहेगा। अगला प्रश्न चलते हैं, हरित गृह गैसों का समूह युग्म कौन सा है? हरित गृह गैसों का युग्म चुनना है। तो यहाँ सीधा सीधा आंसर हो जाएगा CO2 और N2O। क्या हो जाएगा? CO2 और N2O वाला जो है ग्रुप वो सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, निम्न में से श्रव्य दृश्य शिक्षण साधन कौन सा है जिससे सुना भी जा सके, देखा भी जा सके? तो रेडियो, चार्ट, शामपट, दूरदर्शन। तो इनमें से सी ऑप्शन दूरदर्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियो श्रव्य है, चार्ट जो है वो आपका दृश्य है, और शामपट भी कैसा है? दृश्य है। और रेडियो कैसा है? श्रव्य है। बाकी दूरदर्शन श्रव्य दृश्य दोनों है, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है, लेग्यूमिनस पौधे की जड़ों में कौन सा जीवाणु सहजीवी के रूप में पाया जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कक्षा 6-7 की पाठ्य पुस्तक में आपको मिल जाएगा। लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में जो जीवाणु पाया जाता है जो सहजीवी के रूप में होता है वो होता है राइजोबियम। क्या होता है? राइजोबियम। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ तने का रूपांतरण है? तो तने का रूपांतरण सलजम नहीं है, शकरकंद नहीं है, गाजर भी नहीं है, कौन सा? आलू होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक सरल उत्तक कौन सा है? देखिए, जाइलम और फ्लोएम ये सरल उत्तक नहीं है, ये जटिल उत्तक है। ठीक है, जाइलम जल का सेवन करता है, जल का सेवन, और फ्लोएम भोजन का सेवन करता है, ये ध्यान रखना है, भोजन का सेवन करता है। और स्केलरन काइमा जो है ये सरल उत्तक का उदाहरण है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा, स्केलरन काइमा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत खतरनाक गैस है, मेथेन भी वायु प्रदूषण फैलाती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी खतरनाक है, ऑक्सीजन जो है वो वायु प्रदूषक नहीं है, तो जीवनदायी गैस है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न कह रहा, पवित्र उपवन कहाँ पाए जाते हैं? तो मेघालय की खास व जंतियाँ पहाड़ियों में, राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में, महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में, या बोर्ड द्वारा इनमें से सभी आंसर माना गया है। डी ऑप्शन सही रहेगा, पवित्र उपवन पूछा है। अगला है, निम्न से जीवाणु से मानव में प्लूरिसी रोग होता है। प्लूरिसी, ठीक है ना, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, बैक्टीरिया कॉजेज प्लूरिसी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है ना, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अगला है, मानव त्वचा की तेलीय ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती है? ये ग्रंथियों से हर शिफ्ट में सवाल पूछा गया था 2022 में। तेलीय ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती है? तो तेलीय ग्रंथियां होती है होलोक्राइन प्रकार की। कौन से प्रकार की? होलोकाइन प्रकार की, होलोक्राइन प्रकार की, याद रखना आपको। ठीक है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ये सबको पता है, रंतोदी होता है। बेरी बी की कमी से, सी की कमी से स्कर्वी, और डी की कमी से ये डी, ये बी और ये सी। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से रंतोदी रोग होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, कोशिका चक्र की कौन सी प्रावस्था में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका चक्र की कौन सी प्रावस्था में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो राइट आंसर रहेगा एस प्रावस्था, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में परिवार नियोजन यानी परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो सीधा फैक्ट याद रखना है, 1951 में हुई। यदि रिपीट हो जाता है तो आपको याद रह जाएगा। भारत में परिवार नियोजन यानी परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत 1951 में हुई थी। अगला प्रश्न है 139 नंबर, निम्न में से कौन सा हार्मोन प्रसवता में सहायक है? प्रसवता में सहायक पूछा गया है। तो देखिए, इंसुलिन, मेलेटोनिन, ये तो है ही नहीं, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है ना, मादा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पाया जाता है। प्रसवता में जो सहायक होता है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, निम्न में से कौन सा खरीफ की फसल का उदाहरण नहीं है? तो कपास, मक्का, सोयाबीन ये सब खरीफ है, लेकिन मटर सर्दियों में आते हैं, तो मटर कैसी हो गई? रबी की फसल हो गई। ठीक है, डी ऑप्शन मटर यहाँ राइट आंसर रहेगा। अगला है, निम्न में से कौन सी एक वैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं है? मूल्यांकन विधि, प्रश्नावली विधि, मनोदैहिक विधि, या कहानी विधि? तो यहाँ राइट आंसर रहेगा कहानी विधि। मनोवैज्ञानिक विधि वैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य है
शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना ये तो नहीं हो सकता। शिक्षार्थियों को प्रोन्नति प्रदान करना केवल नहीं हो सकता। शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना होता है और सीखने की कमी का निदान और उपचार करना भी होता है। तो यहाँ बोर्ड ने बी और डी दोनों आंसर सही माने, जो कि दोनों सही भी लग रहे हैं। तो यहाँ बी और डी दोनों आंसर सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री सर्वे दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं है? चलचित्र देखिए दृश्य भी है और सर्वे भी है। लैपटॉप भी दृश्य सर्वे दोनों है। टेलीविज़न भी दोनों है, लेकिन चित्र विस्तारक जो है वो केवल दृश्य है। केवल क्या है? दृश्य। तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, घर्षण बलों का सही घटता क्रम। देखिए घर्षण बलों का सही घटता क्रम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो घटता क्रम सबसे ज़्यादा स्थैतिक घर्षण, फिर सर्पी घर्षण, फिर लौटनी घर्षण। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्त पर गतिमान है। आर त्रिज्या का कोई वृत्त है, उस पर गतिमान है। जब एक अर्धवृत्त पूरा करती है तो इसके द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन, ठीक है ना, अर्धवृत्त पूरा करती है तो इसके द्वारा तय की गई दूरी, देखिए अर्धवृत्त पूरा करती है ऐसे, ठीक है। पूरा होता है 2πr, ठीक है। तो ये आधा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? πr हो गया, ठीक है। प्लस ये r और ये r 2r हो गया, ठीक है। तो ये कुल मिला के 2πr ही बनेगा, ठीक है। और ये अब विस्थापन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक r और r 2r हो गया, विस्थापन हो गया 2r। तो 2πr और 2r ये रहेगा ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन। अगला है, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है, इसका दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि लकड़ी की है, चालन जो है वो उष्मा का चालन नहीं होगा, लकड़ी की है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला 147वां कह रहा है, दिए गए चित्र में x का मान, x यहाँ पर देखिए, अगर ये 30 डिग्री का कोण है तो ये भी 30 डिग्री का होगा, क्योंकि कोण I बराबर कोण R, परावर्तन का नियम है कि परावर्तन कोण जो है अपवर्तन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, 2 सेकंड में कंपनों की संख्या कितनी होगी? कंपनों की संख्या पूछी है, ठीक है। तो 50 गुणा 2 कितनी हो जाएगी? 100 कंपन हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। एलईडी प्रकाश उत्सर्जित करता है केवल हरा रंग, पीला रंग, लाल रंग या ये सभी? तो ये सभी राइट आंसर रहेगा, एलईडी सभी रंगों को उत्सर्जित करता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला अंतिम प्रश्न इस पेपर का, निम्न में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, उपग्रह, धूमकेतु। इसमें बोनस दिया गया था प्यारे साथियों, इसमें क्या दिया गया था? बोर्ड द्वारा बोनस दिया गया था। तो ये सेकंड शिफ्ट का पेपर था। अब हम चलते हैं थर्ड शिफ्ट की ओर, अगले 30 क्वेश्चनों की ओर। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले पेपर की ओर। तो अब हम 2022 जो है वो थर्ड शिफ्ट का पेपर देखने वाले हैं साइंस का। 30 क्वेश्चन अगले 121 से 150 तक ये रहेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 121वां, असंक्रामक रोगों में रोग कौन सा है? देखिए एड्स, कोरोना। एड्स संक्रामक है, कोरोना भी संक्रामक है, सामान्य जुकाम भी संक्रामक है, लेकिन कैंसर जो है वो असंक्रामक रोग है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला जो प्रश्न है वो है, कोशिका विभाजन में सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है? देखिए इससे पहले हिस्टोन प्रोटीन पूछा था, एस प्रावस्था, यहाँ रहेगा पूर्वावस्था फर्स्ट। सिनेप्टोनिमल जो सम्मिश्र है वो आपका पूर्वावस्था फर्स्ट में होता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत या ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत? तो जीवाश्म ईंधन है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, गंगा कार्य परियोजना, गंगा कार्य परियोजना चरण फर्स्ट का आरंभ कब हुआ? तो सीधा आपको फैक्ट याद रखना है 1985 में, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न कौन से जीवाणु से सुजाक रोग होता है? सुजाक का मतलब गोनेरिया रोग यहाँ पूछा है। सुजाक कौन सा रोग है? गोनेरिया, ये यौन संचारित रोग है गोनेरिया। और ये कौन से जीवाणु से होता है? तो
निसेरिया गोनेरियाई जीवाणु से होता है, ध्यान रखना है। एड्स है, आतशक है या सुजाक है, ये सारे जो है वो यौन संचारित रोग होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, मादा मानव में स्तन ग्रंथियां कौन से प्रकार की पाई जाती है? मादा मानव में तो स्तन ग्रंथियां जो है एपोक्राइन प्रकार की होती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से कौन सा रोग? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, रतौंधी ए की, बेरीबेरी बी, रिकेट्स डी, और सी से कौन सा होता है? स्कर्वी। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है? तो सिनेप्सिस की प्रक्रिया जाइगोटिन में होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत में चिकित्सकीय सहगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति कब प्रदान की गई? तो सीधा याद रखना है, चिकित्सीय सहगर्भता समापन को जो है कानूनी स्वीकृति 1971 में दी गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली को विकसित करने वाला संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? तो सहेली गर्भ निरोधक गोली कहाँ बनी थी? लखनऊ में बनी थी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, रबी की फसल का उदाहरण है? तो रबी की फसल का उदाहरण यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है। रबी की फसल का उदाहरण क्या हो जाएगा? गेहूँ हो जाएगा। ठीक है, बाकी मूंगफली, सोयाबीन, मक्का ये सारी खरीफ है। रबी में कौन आ जाएगा? गेहूँ आ जाएगा। अगला है, जी स्टैनली हॉल ने कौन सी शिक्षण विधि को लोकप्रिय बनाया? स्टैनली हॉल द्वारा प्रश्नावली विधि को लोकप्रिय बनाया गया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता है? आवधिक पहलू, निरंतरता, सर्वतोन्मुखी विकास, बिल्कुल सर्वांगीण विकास भी करता है, निरंतर लिया जाता है। आवधिक पहलू, समय समय पर परीक्षाएं ली जाती है। तो ये सभी राइट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ नहीं है? शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ नहीं है। प्रेरणा व रोचकता होती है, सुदृढ़ ज्ञान और प्राप्ति संभव होती है, पिछड़े बालकों के लिए प्रभावी होती है, लेकिन महंगी सामग्री ये इसकी विशेषता नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्या कह रहा है? निम्नांकित में से कौन सा पेशीय बल का सही उदाहरण नहीं है? पेशीय बल देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से जमीन पर रखी पानी की बाल्टी को उठाना, किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से मेज पर रखी पुस्तक को उठाना, किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से नाव खेना बंद कर देना, नाव को पानी में कुछ दूर चलकर रुक जाना, किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से फर्श पर रखी मेज को धकेलना। देखिए, धकेलना, पुस्तक को उठाना और पानी की बाल्टी को उठाना पेशियाँ काम कर रही है, लेकिन यहाँ सी ऑप्शन में पेशियाँ काम नहीं कर रही। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला कह रहा है, यदि एक सरल लोलक 20 दोलन पूरा करने में 40 सेकंड का समय लेता है तो सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होगा? आवर्तकाल हो जाएगा ये 40/20, तो 2 सेकंड। ठीक है, 2 सेकंड आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, स्टील की एक ठंडी चम्मच को गर्म दूध के कप में डुबोने पर इसका दूसरा सिरा भी चालन प्रक्रिया द्वारा क्या हो जाएगा? गर्म। इससे पहले वाले में लकड़ी का पूछा था, गर्म नहीं होगा, लेकिन यहाँ स्टील की है चम्मच, तो दूसरा सिरा चालन विधि से क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मोटर वाहनों में पार्श्व दर्पण यानी पीछे का दृश्य देखने के लिए वस्तु का बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है, आभासी होता है, और साइज में क्या होता है? छोटा होता है, क्योंकि उसमें कौन सा दर्पण लगता है? उत्तल दर्पण। ठीक है ना, कौन सा लगता है? उत्तल। पार्श्व दर्पण के रूप में, पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जो कि सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, शेर की दहाड़ में ध्वनि की प्रबलता तारतम्य के लिए सही कथन है? शेर की दहाड़ में ध्वनि की प्रबलता तो अधिक होती है, लेकिन तारतम्य क्या होता है? कम होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। शेर की दहाड़ में प्रबलता अधिक है, तारतम्य कम है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला है, निम्नांकित में से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति? तो विद्युत घंटी जो है वो चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। विद्युत हीटर है, घंटी है, ठीक है ना, ये सारे। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न ग्रहों में से कौन सा सबसे कम सघन है? तो सबसे कम सघन जो है शनि ग्रह जो है सबसे कम सघन है। ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मूल्यांकन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है?
यह शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही बात है। यह अधिक वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय वेद है, ये भी सही है। इसके द्वारा निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण भी संभव है, ये भी सही है। इसका क्षेत्र व्यापक होता है, सीमित नहीं होता है भाई, सीमित नहीं होता है। मूल्यांकन का क्षेत्र जो है व्यापक होता है। सी ऑप्शन यहाँ सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, एक तो है थर्मोप्लास्टिक जिसे आसानी से बदला जा सके, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में रूपांतरित किया जा सके पिघलाकर, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक कौन सी है, थर्मोसेटिंग। इससे प्रश्न आता ही आता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग यानी एक बार सांचे में डाल दिया उसको बदला नहीं जा सकता। तो थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है पॉलीथीन, इसे बार बार बदला जा सकता है। बेकेलाइट, मेलामाइन, ये दो नाम आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखने। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल है, याद रखना है। तो यहाँ तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉलीथीन, थर्मोप्लास्टिक। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से एक परमाणु कणु है। तो हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये हो जाएगा H2, ओजोन ये हो जाएगा O3, ऑक्सीजन ये हो जाएगा O2, आर्गन Ar, केवल एक परमाणु कणु आर्गन है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, मैग्नीशियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र। तो मैग्नीशियम फास्फेट का हो जाएगा Mg3PO4 का होल ट्वाइस, ये सी ऑप्शन वाला, Mg3PO4 का होल ट्वाइस राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 146वां, सूखे पौधों की डंडियों से अन्न के कणों को अलग करने की। तो सूखे डंडियों से अन्न को अलग अपने खेतों में करते हैं क्या, थ्रेसिंग। क्या आएगा ऑप्शन, थ्रेसिंग, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्न में से प्राकृतिक सूचक, अभी मैंने आपको संश्लेषित में देखी, एक तो फिनोल्फ्थेलिन, एक मेथिल ऑरेंज, ये दो नाम बताइए, ये दोनों ही कैसे हैं, संश्लेषित है। ठीक है। बाकी गुलाब की पंखुड़ियाँ, लिटमस पत्र था, ठीक है ना, ये लिटमस पत्र जो है, लिटमस वो आपका प्राकृतिक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, निम्न में से अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है ना। तो ये सूर्य का प्रकाश राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में पाठ्यसेगामी क्रिया का उदाहरण है। चार्ट, इसमें कोई पाठ्यसेगामी क्रिया नहीं हो रही है। मॉडल, बुलेटिन बोर्ड, ये पाठ्यसेगामी नहीं हो रही है। विज्ञान क्लब, ठीक है ना, विज्ञान मेला है, विज्ञान क्लब है, ये सारे जो है पाठ्यसेगामी क्रिया के उदाहरण है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इसका थर्ड शिफ्ट का अंतिम प्रश्न है, किस वर्ग के पौधों को पादप जगत के उभयचर कहा जाता है। तो ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों, ब्रायोफाइटा के जो पौधे हैं वो पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन थे। अब हम चलेंगे शिफ्ट 4 की तरफ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शिफ्ट 4 के क्वेश्चनों को देखते हैं। तो अब हम आ चुके हैं फोर्थ शिफ्ट 2022 के क्वेश्चन पेपर की तरफ। 121 से शुरू हो रहे हैं ये भी। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस समूह में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव जो सम्मिलित किए जाते हैं वो प्रोटिस्टा समूह में किए जाते हैं, प्रोटिस्टा में, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा यहाँ पे। अगला है, निषेचन के पश्चात एक विकसित व परिपक्व अंडाशय को क्या कहते हैं। तो निषेचन के बाद एक परिपक्व जो अंडाशय होता है उसको फल कहा जाता है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है। सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, पौधों में श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, सर्वप्रथम गोल्जी उपकरण को किसने वर्णित किया। तो गोल्जी उपकरण की, ठीक है, गोल्जी काय की खोज किसने की, कैमिलो गोल्जी ने की। किसने की, कैमिलो गोल्जी ने, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न, कौन से जीवाणु से मानव में काली खांसी, ठीक है ना, रोग होता है। तो काली खांसी का जीवाणु कौन सा है, बोर्डिटेला पर्टुसिस, बोर्डिटेला पर्टुसिस, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव त्वचा में श्वेत ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती है। तो यहाँ दोनों ऑप्शन सही है, एपोक्राइन भी है और होलोक्राइन भी है, ठीक है, एपोक्राइन होलोक्राइन, ए और बी दोनों बोर्ड ने सही माने थे।
अगला है विटामिन डी की कमी से, देखिए ए पूछ लिया, बी पूछ लिया, बी नहीं पूछा, अभी सी पूछ लिया, डी पूछ लिया। डी रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है कौन से प्राणी में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन? तो ध्यान रखना है हाइड्रा में मुकुलन होता है। हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन, ऐसे कली निकलती है जिसे क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं, ठीक है। और ये धीरे धीरे जो है एक स्वतंत्र जीव का निर्माण कर लेता है। अलैंगिक जनन की मुकुलन विधि द्वारा हाइड्रा में मुकुलन होता है। बी ऑप्शन। ईस्ट में भी मुकुलन होता है, ध्यान रखना है। हाइड्रा के साथ साथ किस में होता है? ईस्ट में भी मुकुलन होता है। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है कौन सा हार्मोन अंडाशय में अंडाणु के परिपक्वन को नियंत्रित करता है? तो ये होता है FSH। कौन सा होता है? FSH। नेक्स्ट अगला प्रश्न है यौन संचारित रोग का उदाहरण है। तो टीबी, कैंसर, न्यूमोनिया ये यौन संचारित नहीं है। गोनेरिया है, एड्स है, आतशक है, ठीक है ना। ये जो है वो आपके यौन संचारित रोग मैंने आपको पहले भी बताए थे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है खरीफ की फसल का उदाहरण। तो देखिए चना, मटर, अलसी ये सारी रबी की फसलें हैं, लेकिन मक्का क्या है? मक्का खरीफ की फसल का उदाहरण है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मक्का, ठीक है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है? स्मृति विधि, मूल्यांकन विधि, प्रक्षेपण विधि या कान्य विधि? तो कान्य विधि जो है सबसे प्राचीन मानी जाती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है सतत है व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है? व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है कि बच्चे की शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र का सभी सर्वांगीण विकास करना, है ना। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न जो है वो है कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं है? दृश्य प्रोजेक्टर को देखा जाता है, पोस्टर भी देखा जाता है, फिल्म स्ट्रिप भी देखी जाती है। ग्रामोफोन जो है वो आपका श्रव्य है। ग्रामोफोन कैसा है? श्रव्य। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है एक बल F किसी क्षेत्र A पे लग रहा है, यदि बल को दुगुना तथा क्षेत्र को आधा कर दें तो परिणामी दाब, प्रारंभिक दाब का कितना होगा? तो ये होगा 4 गुना। कितना होगा भाई? 4 गुना। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है लकड़ी की चम्मच को आइसक्रीम के पहले में वही प्रश्न वापस आ गया, दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा, ध्यान रखना है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो समतल दर्पण ध्यान रखना है आभासी प्रतिबिंब बनाता है, दर्पण के पीछे बनाता है और बिंब के साइज के आकार का बनाता है। समतल दर्पण की विशेषताएं जरूर पढ़ के जानी है आपको। बी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है ना। जितनी दूरी पर वस्तु रहती है उतनी दूरी पर उसका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है और बिंब के आकार का बनता है, ध्यान रखना है। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है स्वस्थ मनुष्य के लिए श्रव्यता सीमा कितनी होती है? सुनने की सीमा कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, या हम कह सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, है ना। ये भी कह सकते हैं 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है एलईडी का पूरा नाम? लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है ना। लाइट इमिटिंग डायोड या इसे कह देंगे प्रकाश उत्सर्जक डायोड। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। एलईडी का पूरा नाम क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है। अगला प्रश्न है विद्युत सेल परिवर्तित करता है, विद्युत सेल में कौन सी ऊर्जा होती है और कौन सी ऊर्जा वो देता है? तो प्यारे साथियों विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा होती है, उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, यहाँ सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़े, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, ठीक है ना। सबसे कम दूरी पर है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। सी ऑप्शन सही आंसर। अगला है निम्न में से कौन सा एक अच्छे परीक्षण का मापदंड नहीं है? देखिए परीक्षण की विश्वसनीयता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता उसमें होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, व्यक्तिपरकता नहीं होनी चाहिए, व्यक्तिनिष्ठ नहीं होना चाहिए, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है 144वां, चावल की सूखी डंडियों से चावल पृथक्करण कैसे करेंगे? वही अनाज वाला हो गया, है ना। तो थ्रेशिंग द्वारा करेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। समुद्री जल से साधारण नमक बनाने के प्रक्रम में प्रयुक्त एक पद है आसवन, संघनन, वाष्पन या निस्यंदन। तो समुद्री जल से साधारण जब नमक बनता है तो वाष्पन विधि द्वारा उसको बनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा।
अगला है चींटी के काटने के प्रभाव को उदासीन करने के लिए त्वचा पर लगाए जाने वाले कैलेमाइन विलयन में उपस्थित रासायनिक पदार्थ कौन सा है? तो कैलेमाइन विलयन में होता है जिंक कार्बोनेट। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी ऑक्साइड कौन सा है? तो अम्ल वर्षा के लिए है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पिछले वाले पेपर में बताया था थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग में दो नाम महत्वपूर्ण है, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट और मेलामाइन ये याद रखने हैं आपको, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है किलो जूल प्रति केजी इकाई में सर्वाधिक ऊष्मीय मान वाला ईंधन कौन सा है? तो किलो जूल प्रति केजी इकाई में सर्वाधिक ऊष्मीय मान वाला ईंधन है आपका हाइड्रोजन। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अंतिम प्रश्न 2022 का, इसके बाद 2021 का पेपर देखेंगे। एक विद्यार्थी द्वारा प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने में निहित शिक्षण साधन का प्रयोग है सर्वे साधन, दृश्य साधन, सर्वे दृश्य या क्रियात्मक। प्रयोगशाला में वो कार्य करेगा तो क्रियात्मक साधन। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ये थे 2022 के कुल 90 क्वेश्चन। अब हम 2021 के, 2017 के, 2015 के और 2012 के क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगले पेपर की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम आ चुके हैं 2021 के पेपर की तरफ। साइंस के अगले 30 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो 121वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। ये कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक होता है? तो पास्कल जो है वो दाब का मात्रक है। पास्कल किसका मात्रक है? दाब का। तो ए ऑप्शन दाब यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है ऊष्मा संचरण की किस विधि द्वारा सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा पृथ्वी तक पहुँचती है? जो सूर्य है उससे जो ऊष्मा आती है वो किस विधि द्वारा पृथ्वी पर पहुँचती है? तो विकिरण के रूप में आती है। किसके रूप में? विकिरण के रूप में। तो विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो है परस्पर 60 डिग्री के कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के मध्य एक वस्तु रखी जाती है, बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो संख्या कैसे निकालेंगे? 360 में भाग लगाएंगे आपके 60 डिग्री का। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, 6 छंग 36, 6 आया। यदि ये सम आती है तो तो -1 करना है। ठीक है, -1 करना है। तो 6 - 1 कितना हो गया भाई? 5 हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के आयाम द्वारा, ठीक है, एम्पलीट्यूड द्वारा निर्धारित की जाती है। ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है वो है जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के समक्ष उसके वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो बनने वाला प्रतिबिंब होगा। देखिए अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, यहाँ एफ हो गया, यहाँ सी हो गया, सी पर रखेंगे। ठीक है, तो पहला नियम तो ये कार्य कर गया, दूसरा ये वाला लगा देते हैं तो वापस प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा भाई? ये सी पर ही बनेगा। वस्तु के आकार का बनेगा और अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा बनाएगा तो वास्तविक उल्टा वस्तु के साइज का और सी पर ही बनेगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है फ्यूज तार किस आधार पर कार्य करता है? फ्यूज तार जो है उस धारा के, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है फ्यूज तार। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग वाला इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। तो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो किलोमीटर प्रति सेकंड यहाँ है तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है कागज पर उपलब्ध दस्तावेज अथवा चित्रों को कंप्यूटर की डिजिटल मेमोरी में संग्रहित करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली युक्ति। ठीक है, संग्रहित करना है तो स्कैन करेंगे उसको, इसके अंदर काम में आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है एस बी किस तत्व का प्रतीक है? एस बी जो है वो एंटीमनी का, एस बी किसका प्रतीक है? एंटीमनी का प्रतीक है। किसका प्रतीक है प्यारे साथियों? एंटीमनी का। ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला है निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? देखिए H2O, जल जो है वो यौगिक है। जल क्या है? यौगिक है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र। एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होगा Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट 132वां क्वेश्चन आ चुका है निम्न में से सबसे कम गलनांक वाली धातु कौन सी है? ठीक है, सबसे कम गलनांक वाली धातु कौन सी है? तो इनमें से जो है सबसे कम गलनांक वाली धातु आपकी रहेगी गैलियम। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन।
अगला है क्षारीय माध्यम में फिनोल्फ्थेलिन सूचक का रंग कैसा होता है। तो ये कक्षा 10 की पुस्तक में एक सारणी बनी हुई है, आप उसका अध्ययन करना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। हालांकि इसका आंसर रहेगा गुलाबी। कैसा रहेगा? गुलाबी। फिनोल्फ्थेलिन सूचक जो है क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग प्रोवाइड करता है। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संश्लेषित रेशों में कौन सा एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिप्थेलिक अम्ल का बहुलक है। तो एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिप्थेलिक अम्ल से क्या बनता है? बनता है डेक्रोन। क्या बनता है? डेक्रोन बनता है। याद रखना है, पॉपुलर क्वेश्चन है रेट का। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, आगमन विधि का शिक्षण सूत्र है। आगमन विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात। और एक और बता दूं आपका आगमन विधि का, आगमन विधि होती है विशिष्ट से सामान्य, उदाहरण से नियम, उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, ये देखिए, सामान्य से विशेष, सूक्ष्म से स्थूल, नियम से उदाहरण, ये सारे किसके हैं? ये सारे हैं निगमन विधि के, ज्ञात से अज्ञात आगमन विधि का। डी ऑप्शन। अगला है, वायरस जनित रोग कौन सा है। तो टाइफाइड, मलेरिया, दस्त, ये जीवाणु जनित है। जब मलेरिया तो प्रोटोजोआ है, टाइफाइड, दस्त ये वायरस जनित नहीं है, वायरस जनित है रेबीज, और ये रेबडो वायरस द्वारा होता है, रेबडो वायरस द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ईस्ट, खमीर एक उदाहरण है। खमीर या ईस्ट जो है कवक का एग्जाम्पल है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, निम्न में से कौन सा शीत आवास का पादप है। हाइड्रिला, बांस, नागफनी, सोल्डेनेला जो है वो आपका शीत आवास का पादप है, शीत क्षेत्रों में पाया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला आपको मिलान करना है भाई, ठीक है ना, मिलान करना है। तो क्षय रोग या इसको कहेंगे हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। अगला है टाइफाइड। टाइफाइड का आपको पता है सोलमेलिना टाइप ही होता है, तो डी ए। फिर आएगा कुकर खांसी बार्डिटेला पर्टुसिस, ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। ठीक है, सी आएगा। फिर छोटी माता वेरिसेला जोस्टर, बी आएगा। DACB ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। कौन सी है भाई? यकृत है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला कह रहा है, मादा मानव में निषेचन स्थल है। निषेचन कहाँ होता है? निषेचन होता है प्यारे साथियों, निषेचन होता है अंडवाहिनी नलिका में। कहाँ होता है? अंडवाहिनी नलिका में, जिसे हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया जो है वो अंडवाहिनी नलिका में होती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, हाइड्रा में सामान्यतः अलैंगिक जनन 2 बार पूछ लिया रीट में, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। अब हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो मुकुलन इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, तप्त स्थल, हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट शब्द किसने दिया? तो हॉटस्पॉट या तप्त स्थल शब्द दिया है नॉर्मन मेयर्स ने, नॉर्मन मेयर्स ने। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, निम्न में से कौन से तकनीक जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु काम में ली जाती है? जैव चिकित्सीय को भस्मीकरण द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? भस्मीकरण द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, निम्न में से किसको भारत में बर्डमैन के रूप में डॉक्टर सलीम अली को जाना जाता है? बर्डमैन के रूप में डॉक्टर सलीम अली। ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, राजस्थान में जीरा उत्पादक जिले कौन से हैं? जीरा, जैसे जीरा, जैसे जालोर, जैसे जीरा, जैसे जालोर। अब देखिए, जालोर, जोधपुर, बाड़मेर। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कोशिकांग में सरूपण तल और परिपक्वन तल पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं गोल्जी काय में, ऐसे। ठीक है ना, ऐसे ऐसी संरचनाएं, इसको सरूपण तल और परिपक्वन तल कहते हैं, ये गोल्जी काय में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में चवर्णक दांतों की संख्या। ठीक है, 21 23 बट्टा 21 23 इंटू 2। ठीक है, ये होते हैं कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। तो देखिए, चवर्णक कितने रहेंगे? 3 दूनी 6, ऊपरी जबड़े में 3 दूनी 6 रहेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है? तो उत्पाद के अंतर्गत आएगा वैज्ञानिक नियम। उत्पाद के अंतर्गत क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों? आएगा आपका वैज्ञानिक नियम। अगला अंतिम प्रश्न 2021 का, उसके बाद 2018 वाला पेपर देखेंगे। विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत विज्ञान शिक्षण में किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जाती है? तो कठिनाइयों के बाद उनका उपचार किया जाएगा,
तो निदानात्मक परीक्षण के बाद उपचारात्मक शिक्षण का कार्य किया जाता है प्यारे साथियों, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं 2018 वाले पेपर की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं 2018 वाले पेपर की तरफ। 2017-18 की ये बढ़ती थी। 2018 में साइंस के अगले 30 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 2022 के 3 पेपर, 2021 का 1 पेपर देख लिया है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चलिए 121 से स्टार्ट हो रहे हैं ये प्रश्न भी, 150 तक चलेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है। क्रिस्टी जो है अंगुलीनुमा प्रवर्त पाए जाते हैं ये, जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है, और ये माइट्रोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, जिसे कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है कीटाहारी पादप कौन सा है। तो कीटाहारी पादप जो है वो है यूट्रिकुलेरिया। कौन सा है? यूट्रिकुलेरिया। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला है सौर मंडल में लाल ग्रह। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ध्यान रखना है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है डॉट्स किसका लघु स्वरूप है। डॉट्स 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 का पूरा नाम पूछा है, तो डॉट्स का पूरा नाम होगा डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रेक्षित उपचार लघु पथ। ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला है कौन सा भोजन समूह किलो कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर ऊर्जा प्रचुरतम है, यानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस भोजन में मिलेगी इनमें से। तो राइट आंसर रहेगा तेल, वसा और दृढ़ फल एवं तिलहन द्वारा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है ल्यूटिनकारी हार्मोन के संदर्भ निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही पूछा है। यह तंत्रिका हार्मोन है, बिल्कुल गलत है। ये ग्राफी पुट्टिक से स्रावित होता है, ये भी गलत है। एफएसएच के साथ संक्रमण नहीं दर्शाता, ये भी गलत है। यह इसका सही आंसर होगा। जो ल्यूटिनकारी हार्मोन है ये लीडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए उद्दीप्त करता है, प्रेरित करता है। ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है लैंगिक व अलैंगिक जनन के बीच एकांतरण की कार्यनीति क्या कहलाती है। वो कहलाती है विषम युग्मन। क्या कहलाती है? विषम युग्मन। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है भावात्मक पक्ष से संबंधित मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से कौन सा है। भावात्मक में देखिए ज्ञान, अनुप्रयोग, बोध, ये भावात्मक में नहीं आते हैं। अनुमूल्यन भावात्मक में आएगा। सी ऑप्शन। बीएस ब्लूम का आप मॉडल पढ़ना, उसमें आपको ये डायरेक्टली मिल जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है निम्न में से कौन सी विशेषता एक उत्तम परीक्षण की नहीं है। देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ, विभेदकारिता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठा होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, योजना, ये उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का उदाहरण है। प्रक्षेपी यानी जिसको थोपा जा सका, प्रोजेक्टेड किया जा सके, है ना। प्रक्षेपी का मतलब होता है प्रोजेक्टेड। तो बुलेटिन बोर्ड नहीं है, चार्ट नहीं है, मॉडल नहीं है, ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है वो आपका प्रक्षेपी विधि का उदाहरण है। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है। मानसिक रूप से कार्य करे बच्चे, तो वो रहेगी समस्या समाधान विधि। बच्चों को समस्या दे दी जाएगी, समाधान ढूंढने के लिए, हल ढूंढने के लिए किया जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है निम्न में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत, ये वैज्ञानिक नियम, ये 2021 में भी आया, 2018 में भी आया, ध्यान रखना। ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नवाचार शिक्षण विधि में शिक्षण के उद्देश्यों के सभी घटकों का समावेश होता है। वैसे इसमें बोनस दिया गया था। क्या दिया गया था? बोनस। वैसे इसका सही उत्तर देखें तो मस्तिष्क उद्वेलन भी आ सकता है ना, हालांकि इसको बोनस दिया गया है बोर्ड द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत कौन सा करेंगे। तो निदानात्मक परीक्षण के बाद उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा। ये बार बार बता रहा हूँ मैं। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो ये बताते हैं कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है, वह क्या कहलाती है। वह प्रक्रिया है साथियों मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन ये बताता है कि बच्चे ने कितना सीखा है, कितना लर्न किया है, कितना उसको आता है, क्या क्या उसमें बदलाव आए हैं, मूल्यांकन द्वारा पता लगता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है परिभाषित करना क्रिया सूचक शब्द किस व्यवहारिक उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। परिभाषित करना संज्ञानात्मक में आएगा। मैं कह रहा हूँ बीएस ब्लूम का मॉडल पढ़ लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है
रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन निम्नलिखित पद में से कौन सा निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित है? तो शिक्षण पद। क्या आएगा? शिक्षण पद। अब बताइए आप, रेखिक अभिकर्मित अनुदेशन किसने दिया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन किसने दिया। चलिए अगला है 0.75 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड छत से टंगी डोरी से लटका हुआ है। डोरी द्वारा पिंड पर कितना बल लगेगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा F बराबर M है। ठीक है, 9.8 गुणा 0. क्या है 75, ये आप हल करेंगे तो आएगा 7.35 न्यूटन। ठीक है, चलिए अगला है, एक दोलन करते हुए सरल लोलक के दिए गए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है ना, ये आपसे पूछा गया है। क्या ये आपसे पूछा गया है क्या? चलिए, कह रहा है एक दोलन करते हुए सरल लोलक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ सत्य हो जाएगा, अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा भी अधिकतम होती है। अगला है, निम्न में से कौन सा तापमान संभव नहीं है? तो यहाँ दो बोर्ड ने आंसर माने, -8 डिग्री केल्विन और -8 डिग्री आर। अगला है, एक जूल तुल्य होता है। एक जूल किसके तुल्य होता है? इसमें आपको बोनस दिया गया था। ठीक है, अगला, एक समतल दर्पण में 2 मीटर ऊंचाई की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब यदि देखना है तो जो है बिंब का आधा जो है दर्पण होना चाहिए। 2 मीटर ऊंचाई की वस्तु है तो 1 मीटर का आपका जो है दर्पण होना चाहिए। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि का संचरण होता है। ध्वनि की जो तरंगे हैं वो अनुदैर्ध्य परगामी तरंगे के रूप में होता है। अनुप्रस्थ नहीं होती है, अनुदैर्ध्य होती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, निम्न में से कौन सी हरितगृह गैस है? तो हरितगृह गैस में हमने देखा था, एक तो CO2 थी, एक N2O थी। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो अमोनियम नाइट्रेट का होता है NH4 का होल थ्राइज N। अमोनियम नाइट्राइट है, अमोनियम नाइट्राइड का ये होगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, डेक्रोन के बारे में। डेक्रोन का इससे पहले वाले में डेक्रोन का वो पूरा दे दिया था संगठन, क्या था? एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिप्थेलिक अम्ल। तो ये क्या बनेगा? डेक्रोन बनेगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, आमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रति अम्ल कौन सा है? तो पेट की अम्लता यदि दूर करनी है आमाशय की तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटासिड होता है ये प्रकार का। ठीक है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, कोयला जिसमें कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है। कोयले के 4 प्रकार है। कार्बन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? सबको आता है, एंथ्रेसाइट में पाया जाता है। और ध्यान रखना है, बिटुमिनी का जो है सड़क निर्माण में, ये कक्षा 8 में आपके साफ साफ लिखा हुआ है, सड़क निर्माण में कौन से कोयले का प्रयोग? बिटुमिन कोयले का किया जाता है। तो एंथ्रेसाइट यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अंतिम प्रश्न, सेकंड लास्ट प्रश्न आ चुका है, निम्न में से कौन सा आउटपुट उपकरण है? देखिए, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन ये इनपुट है, OCR भी इनपुट है, OMR भी इनपुट है, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट ये क्या है? आउटपुट है। क्या है? आउटपुट है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 2018 वाला अंतिम प्रश्न देखते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 150 का। ये थे 2018 वाले पेपर के प्रश्न। अब चलते हैं 2015 वाले पेपर की तरफ। तो प्यारे साथियों, अब हम आ चुके हैं 2015 वाले पेपर की तरफ। 121 नंबर क्वेश्चन से देख ले सकते हैं आप, शुरू हो रहे हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? 121वां, क्या होता है जब शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाई जाती है? तो क्लोरीन गैस के साथ जब शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया करवाएंगे तो विरंजक चूर्ण बनेगा। ध्यान रखना है, विरंजक चूर्ण जो है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र आपको आना चाहिए। रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है? इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है, CaOCl2 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक कौन है? लेमार्क, थियोफ्रैक्टस, चार्ल्स डार्विन या अरस्तु? तो जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी क्रिया कार्य सूचक क्रिया है? देखना, सुनना, जानना या रेखाकित करना। कार्य किस में हो रहा है? वैसे यहाँ सही देखें तो रेखाकित करना। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नताओं को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं।
उपयुक्त परिभाषा किसकी है? तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन की परिभाषा है, अल्बर्ट आइंस्टीन की है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है कौन सी बाल केंद्रित विधि है? प्रोजेक्ट विधि, प्रयोगशाला, समस्या समाधान या इनमें से सभी? तो प्रोजेक्ट विधि हो, प्रयोगशाला हो, समस्या समाधान, ये सभी बालक केंद्रित विधियां हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? तो मैं बार बार कह रहा हूँ बीएस ब्लूम का मॉडल आपको पढ़ना है। शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, ये जो किया है भावात्मक, ये किया है बीएस ब्लूम ने। किसने किया है? बीएस ब्लूम ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है सांख्यिकीय अभिकर्मित अनुदेशन के जनक। अभी मैंने पूछा आपको रेखिक अभिकर्मित अनुदेशन के जनक, उसका आंसर हो गया प्यारे साथियों बीएफ स्किनर, और सांख्यिकीय का होगा नॉर्मन ए क्राउडर, ठीक है ना, और गणितीय का होगा थॉमस एफ गिलबर्ट, ठीक है। नॉर्मन ए क्राउड सांख्यिकीय अभिकर्मित अनुदेशन के जनक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सेगा में है? तो विज्ञान क्लब हो गया, विज्ञान मेला हो गया, ये विज्ञान मेला यहाँ राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ये पाठ्य सेगा में क्रिया कहलाती है। अगला है कौन सी श्रव्य सामग्री है? तो श्रव्य सामग्री में आपको साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन में ग्रामोफोन एक श्रव्य सामग्री है, ग्रामोफोन हो गया, रेडियो हो गया, ये सारे, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं उसका सुधार लाना, उसमें सुधार लाना। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण किसका अंतिम चरण है? तो पहले निदानात्मक परीक्षण और उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण। ये लाइन आप सीधे याद रखो, निदानात्मक परीक्षण के बाद उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा। तो निदानात्मक परीक्षण का अंतिम चरण ही है कौन? उपचारात्मक शिक्षण। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग अगुणित होता है? पौधे का वह भाग जो अगुणित होता है कौन सा रहेगा? तो यहाँ रहेगा युग्मक, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जीवाणुओं में से मानव जाति के लिए लाभकारी कौन सा है? सोल्मोनेला है, पेनिसिलिन है, उपयुक्त सभी है, स्ट्रेप्टोकोकस, यहाँ राइट आंसर रहेगा स्ट्रेप्टोकोकस, ए ऑप्शन। अगला जठर रस में कौन से एंजाइम होते हैं? इसमें आपको बोनस दिया गया था क्योंकि इसमें मिक्स सारे आ चुके थे। चलिए अगला है निम्नलिखित पादपों के लिए कौन सा सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है? कक्षा 9 की, आपको कक्षा 9 का जो अंतिम पार्ट है, अभी जो एनसीईआरटी चल रही है उसमें एक इस पेज पर एक सारणी बनी हुई है, इस वाले पेज पे यहाँ वो देखनी है, वहाँ सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व और बृहत मात्रिक पोषक तत्व दिए गए हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना है। यहाँ तो सूक्ष्म मात्रिक में मैग्नीज होगा, ध्यान रखना है, बी ऑप्शन। बाकी सल्फर, मैग्नीशियम, फास्फोरस ये बृहत मात्रिक पोषक तत्व होते हैं। चलिए अगला है पुरुष में कौन सी कोशिकाएं वर्षणीय हार्मोन एंड्रोजन्स का संश्लेषण एवं स्रवण करती है? तो लीडिंग कोशिकाएं। कौन सी है? लीडिंग कोशिकाएं, डी ऑप्शन। इससे बार बार पूछा जाता है लीडिंग कोशिकाओं का प्रश्न। अगला है किसी स्वस्थ मनुष्य के लिए शरीर का लगभग सामान्य ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? तो 1 न्यूटन जो है वो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है, याद रखना है। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी ऊष्मा संचरण की विधि में आवश्यक रूप से माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो माध्यम की आवश्यकता विकिरण विधि में नहीं होती है, केवल ध्यान रखना है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर विकिरण विधि द्वारा ही पहुंचती है, यह प्रश्न आया हुआ है। अगला है वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि वायु के दाब को दुगुना कर दिया जाएगा तो ध्वनि का वेग कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा, 332 मीटर प्रति सेकंड, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। फिर से प्लाइन वेग का पूछा है प्रश्न, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। प्लाइन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला है प्राकृतिक रेशे हैं कपास, सिल्क, ऊन, सभी, तो सभी प्राकृतिक रेशे हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। यदि आपको स्क्रीन धुंधली नजर आ रही है तो क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लीजिए, ये पीडीएफ ही ऐसी है। 143वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? पोर्टलैंड सीमेंट में CaO और SiO2 का संगठन प्रतिशत कितना होता है? पोर्टलैंड जो सीमेंट होती है उसका संगठन आपसे पूछा है, तो CaO तो होता है 60 से 68% और SiO2 होती है उसमें 17 से 24%, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है वेब ब्राउजर के उदाहरण कौन से हैं? तो मोजिला भी वेब ब्राउजर है, ओपेरा भी है, नेटस्केप भी है,
नेटस्केप नेविगेटर भी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, मोजिला फायरफॉक्स भी है। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्षुद्र ग्रह निम्न की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच की कक्षाओं में पाए जाते हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अब की बार वापस रिपीट हो सकता है। क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है सोनार एक तकनीक किस काम में आती है? SONAR, ठीक है ना। सोनार एक होता है रडार वायुयानों के लिए और सोनार जलयानों के लिए। तो जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा और चाल नापने के लिए सोनार सिस्टम का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला है प्रश्न, इसमें नीचे दी गई अभिक्रिया के संदर्भ में सत्य असत्य कथन पूछा है, तो इसमें बोनस दिया गया था, इसकी हम डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे। अगला पूछा है उत्पाद लिखिए 2FeSO4.7H2O, फिर M की जगह क्या आएगा? X और Y और Z की जगह क्या आएगा? ठीक है, ये टूटेगा तो क्या क्या बनेगा? ये टूटेगा तो M की जगह बनेगा FeSO4, X की जगह आएगा Fe2O3, Y की जगह आएगा SO2 और Z की जगह आएगा SO3। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला 149वें में भी आपको बोनस दिया गया था। ठीक है, अगला अंतिम प्रश्न 2015 वाला, तो 150वां प्रश्न कह रहा 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में कणों की संख्या कितनी होगी? 8 ग्राम ऑक्सीजन के अणु में कणों की संख्या आपसे पूछी गई है, तो कणों की संख्या होगी 1.51 × 10⁻23। बी ऑप्शन सही रहेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था 2015 का पेपर। अब हम चल रहे हैं 2012 के पेपर की ओर। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए 2012 का पेपर देख लेते हैं। तो अब हम आ चुके हैं 2012 के पेपर में। अंतिम 30 क्वेश्चन अपने बचे हुए हैं, तो उनको भी हल कर लेते हैं हम बहुत ही आसानी से। 121 से ये शुरू हो रहे हैं। 121वां प्रश्न कह रहा है रेशेदार मूल का उदाहरण है, तो यहाँ रेशेदार मूल का उदाहरण हो जाएगा आपके मक्का। क्या हो जाएगा? मक्का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है संक्रामक रोग हैजा होने का कारण क्या है? हैजा जो है वो विब्रियो कोलेरी नामक से होता है। विब्रियो कोलेरी, हैजा का जो जीवाणु है वो होता है विब्रियो कोलेरी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कुछ जीव जंतु पेड़ पौधे एवं जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? कुछ जीव जंतु जो है पेड़ पौधे भी खाते हैं और जंतुओं को भी खाते हैं, तो वो सर्वाहारी में आएंगे। ठीक है, सर्वाहारी के उदाहरण में आएंगे। ए ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला है पेनिसिलिन नामक औषधि किससे प्राप्त की जाती है? पेनिसिलिन जो नामक औषधि है वो कवक से प्राप्त होती है, फंगी से प्राप्त होने वाली है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्लेलिस्ट में जाके आप सभी विषयों के पेपर वहाँ से देख सकते हैं आज तक के आए हुए। अगला है मेंढक के लार्वा का वयस्क में रूपांतरण को कायांतरण कहते हैं। कायांतरण का नियमन होता है, कायांतरण का जो नियमन है वो थायरोक्सिन हार्मोन से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है समुद्र की तलहटी में भारी मात्रा में जमा ईंधन को क्या कहते हैं? समुद्र की तलहटी में जो भारी मात्रा में ईंधन जमा होता है उसको क्लेथरेट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लेथरेट। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है एक वस्तु 50 डिग्री के कोण पर रखे गए दो समतल दर्पणों के मध्य रखी जाती है। समतल दर्पण में कितने प्रतिबिंब बनेंगे? वही 360/n वाला सूत्र लगाना है। यहाँ 7 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 27 किलोग्राम भार किसके तुल्य होता है? तो 27 को गुणा करेंगे 9.8 से, तो अपना आएगा 264.6 न्यूटन। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है क्या कह रहा है कितने डेसिबल से अधिक प्रबलता का शोर मानव शरीर के लिए कष्टदायक होता है, पीड़ादायक होता है? तो 80 डेसिबल से अधिक। यहाँ ऑप्शन में 80 डेसिबल हाईएस्ट है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है ठोस पदार्थों का वह गुण जिसमें ठोस बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, अब आप बताइए ऐसे पदार्थ जो सीधे गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला है निम्नलिखित में से किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? किस ग्रह का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो प्राकृतिक उपग्रह नहीं है शुक्र का। किसका नहीं है? शुक्र का। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है लेजर किरणों की खोज किसने की? तो लेजर किरणों की खोज मेरे प्यारे साथियों किसने की? आपको याद रखना है, लेजर किरणों की खोज की है थियोडोर मेमन ने। ठीक है,
थियोडोर मेमन ने लेजर किरणों की खोज की है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो सबको पता है मरकरी जो है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेकालाइट, मेलामाइन, बार बार बता रहा हूँ तो मेलामाइन जो है सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, कपास का बहुलक क्या है? तो कपास किसका बहुलक है? सेलुलोज। कपास का बहुलक क्या है? सेलुलोज है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पौधागर्भ प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो CO2। कौन सी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, परमाणु की किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात किससे की जाती है? तो 2n² द्वारा। कौन सा सूत्र लगता है? 2n² द्वारा ज्ञात की जाती है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या क्रम से 98 और 251 है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो वो 98 ही रहेंगे, ठीक है, और न्यूट्रॉन हो जाएंगे इसमें 153। ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, फिल्म एवं नाटक मंच पर कृत्रिम धुआं अथवा बादल दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? मंच पर जो नाटक के रूप में मंच होता है नाटक का, उसमें कृत्रिम जो धुआं दर्शाया जाता है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? उसमें द्रव नाइट्रोजन प्रयोग की जाती है। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद सड़क बनाने में, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले लास्ट पेपर में बताया था कि सड़क बनाने में बिटुमिन कोयले का प्रयोग होता है। याद रखना है, बिटुमिन्स का प्रयोग होता है। बी ऑप्शन। ये आपके कक्षा 8 में सीधी सीधी लाइन लिखी हुई है कि सड़क निर्माण में आजकल बिटुमिन कोयले का प्रयोग किया जाता है। अगला है, विज्ञान नैसर्गिक वातावरण एवं हमारे अपने शरीर में घटित घटना एवं वृत्तांत का अनुसंधान एवं व्याख्या है। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी? तो ये जे जैकोब्सन की परिभाषा है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में सुधार के लिए इंडियन पार्लियामेंट्री एवं साइंटिफिक कमेटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, वर्तमान तकनीक युग में निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विज्ञान शिक्षण के लिए उपयोगी है? तो कंप्यूटर सहायित शिक्षण, कंप्यूटर के द्वारा शिक्षण। अगला है, निम्न में से कौन सा पद गत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है? प्रत्यक्षीकरण करना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगले में आपको बोनस दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बाल केंद्रित विधि नहीं है? देखिए, प्रोजेक्ट विधि, प्रयोगशाला और प्रयोग विधि, इसमें बालक बिजी रहता है, बाल केंद्रित विधि है। लेकिन व्याख्यान विधि ये शिक्षक केंद्रित विधि है, बाल केंद्रित नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रोजेक्ट पद्धति का दोष नहीं है? तो प्रोजेक्ट पद्धति का दोष नहीं है वास्तविक जीवन से संबंधित, ठीक है, ये दोष नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, परियोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? तो 4 होते हैं। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, निम्न में से कौन सा गुणात्मक परीक्षण नहीं है? निरीक्षण, जांच सूची, रेटिंग स्केल या वस्तुनिष्ठ? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है गुणात्मक परीक्षण नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अंतिम प्रश्न अपने इस वीडियो का, निम्न में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री है? तो चित्र विस्तारक यंत्र ये केवल दृश्य है, बुलेटिन बोर्ड ये भी केवल दृश्य है, फ्लैनल बोर्ड ये भी केवल दृश्य है, लेकिन वृत्त चित्र जो है वो दृश्य श्रव्य दोनों है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और कौन कौन से विषयों के आपको चाहिए, जिनके हमने चढ़ा दिए हैं वो है संस्कृत, साइकोलॉजी, SST के, और ये हो गया अपना साइंस के आए हुए प्रश्न। बाकी पर्यावरण वगैरह और अन्य गणित वगैरह के वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, हिंदी का भी हम डालेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट में जाकर रीड PYQs नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।